हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आरटीपी सेशन के अंदर। सर ये हमारे पास दूसरा सेशन होने वाला है। ऑलरेडी हम लोगों ने इनकम टैक्स के आरटीपी का डिस्कशन बहुत ही बढ़िया तरीके से इन डिटेल विद अमेंडमेंट्स के एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हमारे इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो मेक श्योर आप उसको देखकर जा रहे हो, राइट। सर यहां पर भी हम इसी तरीके से क्वेश्चन को टेकअप करने वाले हैं। जहां कहीं पर भी अमेंडमेंट्स निकल कर आई हैं उन अमेंडमेंट्स को डिस्कशन करते हुए ही हम लोग इसको आगे लेकर चलेंगे, राइट। तो सर जल्दी से हमारे सेशन को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले हमारे पास निकल कर आता है केस बेस्ड क्वेश्चन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि केस बेस्ड क्वेश्चन में इस सिनेरियो को रीड करें उससे पहले आप चेक कर लें कि आपके पास क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, सो दैट कि जब केस सिनेरियो रीड करें तो हम उन क्वेश्चंस को आंसर कर पाए। तो बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस सिनेरियो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 बिलो। तो इस केस सिनेरियो पे टोटल 5 क्वेश्चन बेस्ड है। पहला क्वेश्चन, फॉर द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू रेंटिंग ऑफ कमर्शियल स्पेस व्हाट शुड बी द रेट ऑफ टैक्स टू बी चार्ज बाय एबीसी लिमिटेड। तो रेंटिंग ऑफ कमर्शियल स्पेस का हमें जीएसटी रेट बताना होगा क्वेश्चन को रीड करने के बाद। कंप्यूट करना है वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर द मंथ ऑफ जून, जून महीने के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना है। इसके बाद विद रिस्पेक्ट टू द होटल एकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइडेड टू मिस्टर एक्स जीएसटी पेबल बाय एबीसी लिमिटेड। तो होटल एकोमोडेशन की जीएसटी की बात होने वाली है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिगार्ड टू अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी टू एबीसी लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द जीएसटी पेड on the procurement of goods meant for the purpose of corporate social responsibility। CSR के लिए जो गुड्स खरीदे गए हैं उनके आईटीसी की बात चल रही है। आपको बता दूं सर ये हमारे पास एक रीसेंट अमेंडमेंट आया है ना, इस पे हम चर्चा करेंगे अभी आगे आके। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द एडवाइस गिवन बाय जीएसटी ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑडिटिंग ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बुक्स के ऑडिट की बात है। टोटल 5 क्वेश्चंस थे, ठीक है। टोटल 5 क्वेश्चंस थे। यस, 6th वाला आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल कर आएगा। तो जल्दी से एक बारी हम पूरे डेटा को रीड कर लेते हैं एंड अकॉर्डिंगली हम आंसर करेंगे। एबीसी लिमिटेड हैज इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। Further, it has ancillary units in the state of Madhya Pradesh and Gujarat and is registered in each of these states। तो ये राजस्थान से ऑपरेट कर रहा है, मध्य प्रदेश से ऑपरेट कर रहा है, गुजरात से ऑपरेट कर रहा है और तीनों जगह पर एबीसी लिमिटेड ने अपना रजिस्ट्रेशन ले रखा है क्योंकि सेपरेट रजिस्ट्रेशन होती है। एबीसी लिमिटेड ओन्स एंड ऑपरेट्स अ होटल इन द उदयपुर राजस्थान। तो भाई साहब के पास होटल भी है राजस्थान में। In addition to the aforesaid, ABC Limited owns a commercial space which is rented out to registered person। एक कमर्शियल स्पेस है जिसे रेंट आउट करा गया है रजिस्टर्ड पर्सन को। मतलब सर्विस प्रोवाइडर यानी कि जो एबीसी लिमिटेड है वो भी रजिस्टर है और जिसको रेंट पे दिया है जो टेनेंट है वो भी रजिस्टर्ड है एट अ मंथली रेंट ऑफ 50,000। The maintenance of the premises is the responsibility of the ABC Limited। In pursuance of the same, during the month of April, ABC incurred certain expenses on the purchase of maintenance related material। तो सर कमर्शियल स्पेस हमने किराए पर दी है, मतलब एबीसी लिमिटेड ने कमर्शियल स्पेस किराए पर दी है। तो सर एबीसी लिमिटेड जो है वो ओनर है, लैंडलॉर्ड है। तो यूजुअली ऐसा ही होता है कि लैंडलॉर्ड ही प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस का खर्चा उठाता है। तो अगर मान लो मैंने कोई प्रॉपर्टी किराए पर ली है, अब उसकी दीवार में अगर क्रैक आ रहा है तो वो क्रैक को भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? लैंडलॉर्ड की होगी। सर अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी किराए पर ली है और उसकी छत टपक रही है, लीक कर रही है, तो उसको रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? ऑब्वियसली हमारे पास लैंडलॉर्ड की होगी। The maintenance of the premises is the responsibility of the ABC Limited in pursuance of the same during the month of April। इसने कुछ खर्चे करे हैं on the purchase of the maintenance related material, right? अब वो कहता है कि said expenses are recoverable from the tenant
along with the invoice issued for the rent। कह रहा है कि यही खर्चे उसने रेंट के साथ रिकवर कर लिए। मतलब अप्रैल महीने का हमने रेंट तो रिकवर किया टेनेंट से, अप्रैल महीने का हमने रेंट तो रिकवर किया टेनेंट से, लेकिन इसके साथ साथ हमने उससे मेंटेनेंस का पैसा भी रिकवर कर लिया। हमने उससे मेंटेनेंस का पैसा भी रिकवर कर लिया। ओके सर, ओके। द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल ऑन द मटीरियल यूज फॉर द मेंटेनेंस वॉज 5%। तो ये जो मेंटेनेंस के लिए मटेरियल आया था, ये जो मेंटेनेंस के लिए मटेरियल आया था, इस पे जीएसटी का रेट 5% का था। राजा बेटा, मार्केट में जनरली क्या होता है? मार्केट में जनरल प्रैक्टिस क्या होती है? मार्केट में जनरल प्रैक्टिस होती है कि जो टेनेंट होता है ना, जो किराएदार होता है, वो क्या करता है? वो केवल रेंट पे करता है, और जो लैंडलॉर्ड होता है उसी को क्या करना पड़ता है? मेंटेनेंस करवाना पड़ता है। मेंटेनेंस के खर्चे लैंडलॉर्ड को करने होते हैं। लेकिन अगर लैंडलॉर्ड ये मेंटेनेंस का खर्चा भी अपने टेनेंट से रिकवर कर रहा है, तो ये आपके पास कौन सी सप्लाई हो जाएगी सर? सर ये आपके पास बंडल्ड सप्लाई हो जाएगी। ये आपके पास बंडल्ड सप्लाई हो जाएगी। और बंडल्ड सप्लाई में हमें चेक करना पड़ेगा कि ये कंपोजिट सप्लाई है कि ये मिक्स सप्लाई है। क्या ये बंडलिंग ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रही है कि नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है? ये नेचुरल बंडल है कि नॉट अ नेचुरल बंडल है? तो सर मेंटेनेंस का पैसा टेनेंट से रिकवर करना, दिस इज नॉट अ नेचुरल बंडलिंग, इट विल बी कंसीडर्ड एज मिक्स सप्लाई। और मिक्स सप्लाई के केस में जो जीएसटी का रेट होता है वो हाईएस्ट वाला लगता है, वो हाईएस्ट वाला लगता है। अब या तो रेंट का जीएसटी एप्लीकेबल होगा या तो मेंटेनेंस का जीएसटी एप्लीकेबल होगा, दोनों में से जो भी आपका हायर है। अभी हमें रेंट के जीएसटी के रेट के बारे में नहीं पता, हमें इतना पता है कि जो मेंटेनेंस वाले का जीएसटी है वो 5% है। क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एबीसी लिमिटेड एग्रीड टू प्रोवाइड द होटल टू मिस्टर एक्स फॉर अ बिजनेस कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड एट उदयपुर। हमने होटल हमने रेंट पे दिया है मिस्टर एक्स को फॉर अ बिजनेस कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड एट उदयपुर। एक्स जो है वो अनरजिस्टर्ड है, रिसाइडिंग इन महाराष्ट्र। एबीसी लिमिटेड ने सप्लाई करी है मशीन इन द मंथ ऑफ जून, डिटेल्स ऑफ विच आर एज फॉलोज। बेस प्राइस ऑफ द मशीन बिफोर द टीसीएस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इज 45,000। तो जो बेसिक प्राइस है वो 45,000 का है। इसके बाद टैक्स कलेक्ट करा गया है एट सोर्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो जो टीसीएस कलेक्ट होता है, क्या वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनता है? सर टैक्सेस अदर देन जीएसटी एंड टीसीएस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, टैक्सेस अदर देन जीएसटी एंड टीसीएस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनते हैं। अगर जीएसटी है तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। इनकम टैक्स का टीसीएस है तो वो भी आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा, इसे अपन कंसीडर नहीं करेंगे, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं आएगा। इट रिसीव्ड अ सब्सिडी ऑफ 3,500 फ्रॉम ग्रीन फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड फॉर द यूसेज ऑफ ग्रीन एनर्जी एंड द सब्सिडी वॉज लिंक्ड टू द यूनिट्स ऑफ एनर्जी सेव्ड एंड नॉट एफोर्सेड मशीनरी। सर थर्ड पार्टी से हमें सब्सिडी मिली है, तो सर ये जो होती है ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनती है अगर ये लिंक्ड होती है एक्सक्लूसिवली टू द सप्लाई। हमने मशीन सप्लाई करी है, क्या ये सब्सिडी मशीन से लिंक्ड है? नहीं, ये सब्सिडी लिंक्ड है, ये मशीन जो एनर्जी सेव करेगी उससे, ये मशीन से लिंक्ड नहीं है। अगर ये मशीन से लिंक्ड सब्सिडी नहीं है तो बाबू ये भी आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगी। अगर ये मशीनरी से लिंक्ड होती, इफ इट इज स्पेसिफिकली लिंक्ड टू द सप्लाई, देन इट वुड हैव बीन बिकम द पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है। इन एडिशन टू द एफोर्सेड ट्रांजेक्शन, एबीसी लिमिटेड ने 5 लाख रुपीस खर्च करे हैं on the certain goods which were distributed as a part of corporate social responsibility expenditure required under the provisions of the Companies Act। तो बेटा 17(5) के अंदर एक एडिशन हुआ है।
17.5 के अंदर एक छोटा सा एडिशन हुआ है, बेसिक सा एडिशन हुआ है कि अगर आपने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे हैं फॉर सीएसआर एक्टिविटी, अगर आपने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे हैं फॉर सीएसआर एक्टिविटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के लिए अगर आपने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे हैं, तो उसका आईटीसी आपके पास क्या रहेगा, उसका आईटीसी आपके पास ब्लॉक्ड रहेगा। तो इन गुड्स का आपको कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा। ड्यूरिंग द स्क्रूटनी प्रोसीडिंग्स इन द स्टेट ऑफ गुजरात, jurisdictional GST officer asked ABC Limited to submit the copy of the audited financial statement for Gujarat and was of the view that ABC Limited is required to get his accounts audited by the CA separately under the GST law for filing the annual return and the reconciliation statement in the each state। ठीक है, तो यहां पर आपके जीएसटी ऑफिसर को ऐसा लगता है, आपके जीएसटी ऑफिसर को ऐसा लगता है कि हमें जीएसटी के लिए सेपरेट ऑडिट करवाने की जरूरत है, हमें जीएसटी के लिए सेपरेट ऑडिट करवाने की जरूरत है, ऐसा 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 उनको लगता है। राइट, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहां पर, लिखा हुआ है ड्यूरिंग द स्क्रूटनी प्रोसीडिंग्स इन द स्टेट ऑफ गुजरात, ज्यूरिसडिक्शनल जीएसटी ऑफिसर asked ABC Limited to submit the audited financial statement for Gujarat and was of the view that he is required to get his accounts audited by the CA under the GST law for the filing of the return and the reconciliation in each state। तो आपको हर एक स्टेट में सेपरेटली अलग से जीएसटी लॉ के अंदर ऑडिट करवाना है। तो यह बात गलत है। अगर आप ऑलरेडी अपना ऑडिट करवा चुके हो, जैसे कंपनीज हैं उनको अपना ऑडिट करवाना पड़ता है, कंपनीज एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है, तो अगर आपके कंपनीज एक्ट के हिसाब से ऑडिट हो रखा है तो आपको वापस से जीएसटी लॉ के अंदर ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका टैक्स ऑडिट हो रखा है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, अगर आपने वहां पर ऑडिट करवा रखा है तो वापस आपको अलग से जीएसटी लॉ के हिसाब से ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं होती। एक बार ऑडिट हो चुका है, दैट इज ओके। ऐसा नहीं होगा कि हम इनकम टैक्स का ऑडिट अलग करवाएंगे, जीएसटी का अलग करवाएंगे, कंपनीज एक्ट का अलग करवाएंगे, जीएसटी का अलग करवाएंगे, ऐसा नहीं होता। राइट, ऐसा नहीं होता। अगर एक बार आपके बुक्स का ऑडिट हो रखा है, किसी भी लॉ में हो रखा है, चाहे कंपनीज एक्ट में हो रखा है, चाहे इनकम टैक्स एक्ट में हो रखा है, तो वहां पर आपको सेपरेटली ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। ऑल द अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, जहां कहीं पर भी अमाउंट दी हुई है वो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। वेयर एवर एप्लीकेबल, द रेट ऑफ जीएसटी ऑन ऑल द इनवर्ड एंड द आउटवर्ड सप्लाई इज 18%। जीएसटी का रेट इन्होंने कहा है कि कितना होगा, 18%, अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड, अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड। तो रेंट के ऊपर जीएसटी का रेट क्या माना जाएगा, रेंट के ऊपर जीएसटी का रेट क्या माना जाएगा, 18%। मेंटेनेंस पे जीएसटी कितना है, 5%। मेंटेनेंस पे जीएसटी कितना है, मेंटेनेंस पे जीएसटी दिया गया है 5%। और रेंट पे जीएसटी कितना लगता है, रेंट पे जीएसटी लगता है आपके पास 18%। तो 18% या फिर 5%, विच एवर इज हायर, तो आपके पास 18% यहां पर एप्लीकेबल होगा। तो जो पहला सवाल था कि जो रेंटिंग करी है कमर्शियल स्पेस की, उसमें कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा, द रेट ऑफ जीएसटी ऑन द रेंट एंड मेंटेनेंस मटीरियल रिलेटेड रिकवरी शैल बी 18%, द रेट ऑफ जीएसटी ऑन द रेंट शैल बी 18 एंड ऑन द मटीरियल शैल बी 5%, no GST shall be charged on the recovery related to material used in the maintenance and the rent के ऊपर 18%, rate of GST on the rent and maintenance related material recovery shall be 5%। तो सही ऑप्शन क्या है सर, रेंट और मेंटेनेंस दोनों के ऊपर, रेंट और मेंटेनेंस मटेरियल दोनों के ऊपर आपका जो जीएसटी एप्लीकेबल होगा वो कौन सा वाला एप्लीकेबल होगा सर, दैट विल बी 18%, दैट विल बी 18%। तो करेक्ट ऑप्शन क्या निकल कर आता है, ए। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या निकल कर आ रहा है, ए। अगला है कंप्यूट करना है वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर द सप्लाई मेड इन द मंथ ऑफ जून। तो मंथ ऑफ जून में हमने ये मशीन की सप्लाई करी थी, मंथ ऑफ जून में हमने ये मशीन की सप्लाई करी थी। तो बेसिक प्राइस 45,000 का तो आएगा, टीसीएस नहीं आएगा, सब्सिडी नहीं आएगी, इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई आपके पास कितनी निकल कर आएगी, 45,000। क्या ऑप्शन में है 45,000, ए। सेकंड का आपके पास ए, 45,000 विल बी द आंसर।
थर्ड में पूछा गया है विद रिस्पेक्ट टू द होटल एकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइडेड टू मिस्टर एक्स जीएसटी पेबल बाय एबीसी लिमिटेड। अब जीएसटी पेबल बाय एबीसी लिमिटेड का मतलब क्या है कि इसको सीजीएसटी एसजीएसटी देना है, कि इसको आईजीएसटी देना है, कि इसका जीएसटी एग्जेम्प्ट है, हमें यह बताना है। तो क्या होटल एकोमोडेशन की कोई एग्जेम्पशन आ रखी है? नहीं सर, होटल एकोमोडेशन की कोई भी एग्जेम्पशन नहीं आ रखी है। क्या होटल एग्जेम्पशन रिवर्स चार्ज में कवर होती है? नहीं सर, होटल एकोमोडेशन रिवर्स चार्ज में भी कवर नहीं होती। तो आपके जो पहले दो ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं, नील, जीएसटी ऑन द एकोमोडेशन इज पेबल बाय द रिसिपिएंट मिस्टर एक्स अंडर द रिवर्स चार्ज, तो ये ऑप्शन तो गलत है। होटल एकोमोडेशन हमने कहीं पर भी रिवर्स चार्ज में नहीं पढ़ा था। रिवर्स चार्ज की लिस्ट खोल के चेक करोगे तो वहां पर कहीं पर भी होटल एकोमोडेशन नहीं मिलेगा। नील, जीएसटी ऑन एकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइडेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, ये ऑप्शन भी गलत है। ऐसी कोई एग्जेम्पशन नहीं आ रखी कि अगर होटल आप अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को दोगे उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। सर ये होटल एकोमोडेशन टैक्सेबल है, ये होटल एकोमोडेशन टैक्सेबल है और इस पे फॉरवर्ड चार्ज लगता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें इस पे सीजीएसटी एसजीएसटी देना है कि हमें इस पे आईजीएसटी देना है। ये हमें कैसे पता लगेगा? प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस लगा के। प्लेस ऑफ सप्लाई इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या बोलता है? अगर आपने सेक्शन नंबर 12 ढंग से पढ़ा है, अगर आपने सेक्शन नंबर 12 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, सेक्शन नंबर 12 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, अगर ये सेक्शन आपने ढंग से पढ़ा है, ये प्लेस ऑफ सप्लाई का सेक्शन है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस का सेक्शन है, जहां पे सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसिपिएंट दोनों इंडिया में होते हैं। सेक्शन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज हैं, चाहे वो होटल की हो, चाहे वो आपके पास कंस्ट्रक्शन की हो, चाहे वो इंटीरियर डेकोरेशन की हो, चाहे वो रियल एस्टेट एजेंट की हो, चाहे वो कोई फंक्शन के लिए हो, कॉन्फ्रेंस के लिए हो, मतलब कोई भी सर्विस जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बनता है, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बनता है लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बनता है लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जरा चेक करके बताओ इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन कहां है? सर इसका होटल उदयपुर राजस्थान में है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन गई? उदयपुर। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन गई? उदयपुर। सर प्लेस ऑफ सप्लाई उदयपुर है और हम राजस्थान में रजिस्टर्ड भी हैं, हम राजस्थान में रजिस्टर्ड भी हैं, तो सर्विस प्रोवाइडर राजस्थान का है, सर्विस प्रोवाइडर राजस्थान का है, प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान की है। तो ये ट्रांजैक्शन कैसा है? इंट्रा स्टेट सप्लाई ट्रांजैक्शन है, और इंट्रा स्टेट सप्लाई पे आपके पास क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो इन द नेचर ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सी जो होगा वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन निकल कर आएगा। ठीक है, सीएसआर वाला मैंने आपको बता दिया कि सीएसआर वाले का क्रेडिट ब्लॉक्ड है। द अमाउंट ऑफ आईटीसी रिलेटेड टू सच प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स इज नॉट अवेलेबल। The amount of ITC related to such procurement is available नहीं। The amount of ITC only to the extent of 50% of such procurement is available नहीं। The amount of ITC shall be available to the registered person to whom such goods are distributed under CSR नहीं। सर यहां पर आपको ITC available नहीं होगा, तो A will be the correct option। इसके बाद अगला आता है, क्या हमें अलग से ऑडिट करवाना होता है जीएसटी के अंदर जब हम एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं? तो नहीं, द आंसर इज नो। आपको अलग से सेपरेटली कोई ऑडिट नहीं करवाना। अगर आपका पहले से ऑडिट हो रखा है तो उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो आपके पास फिफ्थ का भी ए होगा, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ अ सेपरेट ऑडिट। आपको अलग से यहां पर कोई भी ऑडिट करवा कर देने की जरूरत नहीं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मेसर्स क्यूट एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है। मेसर्स क्यूट एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है, रजिस्टर्ड है बेंगलुरु कर्नाटक में, प्रोवाइड करती है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी गई है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के महीने की इंफॉर्मेशन है।
इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करी है ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विस टू द पब्लिक सेक्टर बैंक। डीएसए की सर्विस दी है, डीएसए की सर्विस दी है, इंट्रा स्टेट दी है, विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट डीएसए की सर्विस दी है। अगर आपको रिवर्स चार्ज वाला चैप्टर याद है तो वहां पर डीएसए के ऊपर आरसीएम के बारे में बात हुई है। अगर एक इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, एक इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अगर डीएसए की सर्विसेज देता है तो उन सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज लगता है। लेकिन यहां पर आपके पास एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म अगर डीएसए की सर्विसेज देगी तो इस सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, ये आपके पास टैक्सेबल होगी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। सर्विसेज प्रोवाइड करी है गवर्नमेंटल अथॉरिटी को बाय वे ऑफ सैनिटेशन कंजर्वेंसी। सैनिटेशन की सर्विसेज अगर हम गवर्नमेंट को देते हैं, सैनिटेशन की सर्विसेज अगर हम गवर्नमेंट को देते हैं तो यह सर्विस राजा बेटा आपके पास एग्जेम्प्ट रहती है, यह सर्विस आपके पास एग्जेम्प्ट रहती है। तो गवर्नमेंट को अगर आप सैनिटेशन से रिलेटेड सर्विसेज देते हो तो दिस सर्विस इज एग्जेम्प्ट। अगला पॉइंट निकल कर आता है रेंट पेड टू अ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। रेंट पेड टू मतलब हमने किराया दिया है, रेंट पेड टू, रेंट पेड टू हमने किराया दिया है, रेंट पेड टू अ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टेकन फॉर रनिंग एन ऑफिस। हमने रेसिडेंशियल बिल्डिंग कमर्शियल पर्पस के लिए, रेसिडेंशियल बिल्डिंग कमर्शियल पर्पस के लिए किराए पर ली है। अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग रेसिडेंशियल पर्पस के लिए किराए पर ली जाती है तो वहां पर आपके पास क्या आती है, एग्जेम्पशन आती है। लेकिन अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग कमर्शियल पर्पस के लिए किराए पर ली जाती है तो यह आपके पास टैक्सेबल होती है, राइट। तो रेंट पेड टू अ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टेकन फॉर रनिंग एन ऑफिस फॉर प्रोवाइडिंग डीएसए सर्विसेज, owner of the residential property was not registered under GST. This is an intra-state supply availed. मतलब ये इनवर्ड सप्लाई है। हमने रेंटिंग करा है रेसिडेंशियल बिल्डिंग का एक अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से, रेंटिंग करा है एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग का अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से फॉर कमर्शियल पर्पस। यहां पर ये टैक्सेबल होगा अंडर आरसीएम, अंडर आरसीएम। तो ये आपकी इनवर्ड सप्लाई है जो आपके पास आरसीएम में टैक्सेबल हो जाएगी। ये आपके पास इनवर्ड सप्लाई है जो आपके पास आरसीएम में टैक्सेबल हो जाएगी। परचेस करी है आपने कार फॉर द ऑफिशियल यूज ऑफ मैनेजिंग द पार्टनर्स ऑफ द फर्म फॉर द बिजनेस यूज। कार आपने खरीदी है, कार अगर आपने खरीदी है अपने बिजनेस यूज के लिए तो इसका कोई भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, सेक्शन 17(5) इसको ब्लॉक कर देगा, कार का आईटीसी नहीं मिलता। अवेल करी है आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सर्विसेज फॉर देयर बिजनेस फ्रॉम द पार्टनर्स फ्रेंड। पार्टनर के मित्र ने आपको सर्विस दी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सर्विसेज आपको मिली है पार्टनर के दोस्त मिस्टर एलन वॉग से फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। मिस्टर वॉग रिफ्यूज टू टेक एनी कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस करवाया है। सर विदाउट कंसिडरेशन अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस करवाया है तो यह आपका सप्लाई बनता है। पहला, अगर ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होगा, अगर ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होगा, और दूसरा जब आपका सर्विस प्रोवाइडर रिलेटेड व्यक्ति होगा या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन होगा। तो पार्टनर का फ्रेंड, पार्टनर का फ्रेंड जिसने हमको सर्विस दी है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, पार्टनर का फ्रेंड ना तो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में आएगा, पार्टनर का फ्रेंड ना तो डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन में आएगा। तो अगर बिना कंसीडरेशन के आपके पास सर्विसेज इंपोर्ट हुई है किसी अनरिलेटेड व्यक्ति से,
अगर आपके पास सर्विसेज इंपोर्ट हुई है अपने बिजनेस के लिए विदाउट कंसिडरेशन किसी अनरिलेटेड पर्सन के लिए, तो हम इस ट्रांजैक्शन को सप्लाई ही नहीं मानते। हम इस ट्रांजैक्शन को सप्लाई ही नहीं मानते। लेकिन अगर ये रिलेटेड पर्सन से आ रही होती तो फिर ये स्केड्यूल 1 में कवर हो जाती। ये हमने स्केड्यूल 1 में पढ़ा था पॉइंट। अगर आप सर्विस इंपोर्ट करते हो और कंसीडरेशन पे करते हो तो वो हमेशा आपके लिए सप्लाई बनती है। लेकिन अगर विदाउट कंसीडरेशन आपने इंपोर्ट करी है तो वो आपके लिए सप्लाई तभी बनेगी, वो आपके लिए सप्लाई तभी बनेगी जब आपके पास इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो और सर्विस प्रोवाइडर आपसे रिलेटेड हो। तो यहां पर ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, लेकिन ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो हम इस ट्रांजैक्शन को सप्लाई ही नहीं मानेंगे। अब अगर ट्रांजैक्शन सप्लाई ही नहीं है तो उसके ऊपर जीएसटी भी एप्लीकेबल नहीं हो सकता। प्रोवाइड करा है हमने ट्रेनिंग और अप्रेजल सर्विसेज, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज इन बेंगलुरु। हमने बेंगलोर में ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल की सर्विसेज दी है टू द फॉलोइंग पर्सन: ABC Limited, a registered supplier in the state of Kerala; Babu Cones, a proprietorship concern of Rajasthan, which was not registered under GST। यहां पर हमें नहीं पता चल रहा कि ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है। परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज दी गई है बेंगलुरु के अंदर, लेकिन इस ट्रांजैक्शन पे IGST लगेगा कि CGST और SGST लगेगा, हमें क्वेश्चन में नहीं बताया गया। बाकी सब पे अगर आप ध्यान दो तो क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बताया था कि जैसे ये आपका इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, ये आपका इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, ये आपका इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, इंपोर्ट हुआ था तो ये भी इंटर स्टेट ही था। लेकिन यहां पर आपको नहीं बता रहा कि ट्रांजैक्शन इंट्रा है कि इंटर है। तो यहां पर आपके पास प्लेस ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट निकलेगा। हमने प्लेस ऑफ सप्लाई में सेक्शन 12 पढ़ा था। सेक्शन 12 में बताया गया था कि ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस में, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस में अगर आपका सर्विस रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, अगर आपका सर्विस रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई बनती है सर्विस रिसिपिएंट की लोकेशन। और अगर आपका सर्विस रिसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लाई बनती है लोकेशन वेयर सर्विस हैव बीन परफॉर्म्ड। ठीक है, तो पहले वाले केस में हमने सर्विस दी है ABC प्राइवेट लिमिटेड को। पहले वाले केस में हमने सर्विस दी है ABC प्राइवेट लिमिटेड को, और ABC प्राइवेट लिमिटेड जो है वो रजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड है। तो यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगी? केरल। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगी? केरल। हम कहां के हैं सर? हम हैं बेंगलुरु के। हम हैं बेंगलुरु। बेंगलुरु कहां आता है? कर्नाटक में आता है। तो हम कर्नाटक के हैं और प्लेस ऑफ सप्लाई बन रही है केरल। तो ये ट्रांजैक्शन कैसा हो गया सर? ये ट्रांजैक्शन आपका इंटर स्टेट हो गया, और इस पे आपके पास क्या लगेगा? IGST। बाबू कोन्स आपका अनरजिस्टर्ड है, बाबू कोन्स आपका अनरजिस्टर्ड है। तो यहां पर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? यहां पर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा लोकेशन वेयर सर्विस हैव बीन परफॉर्म्ड। तो सर्विस कहां परफॉर्म हुई है? बेंगलुरु में। आप भी किधर के हो? बेंगलुरु के हो। सर्विसेज भी बेंगलुरु की है। तो ये ट्रांजैक्शन कैसा हो जाएगा? इंट्रा हो जाएगा। आपको रेट ऑफ GST बता रखे हैं। CGST का 9, SGST का 9, IGST का 18। ऑल द अमाउंट्स गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। All the conditions necessary for availing the ITC have been fulfilled. There is no opening balance of any ITC. हमारे पास कोई भी opening balance नहीं है। The turnover of the CUT in the previous financial year was 2 करोड़। पिछले साल का टर्नओवर आपका 2 करोड़ है। आपको बताना है कितना GST पेबल होगा कैश में फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। करेक्ट लीगल प्रोविजन शुड फॉर्म द पार्ट ऑफ योर आंसर्स, राइट। तो सिंपल हो चुका है क्वेश्चन। अब आपके पास सिंपल हो चुका है।
इस वाले पे आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी देना पड़ेगा, जो इंट्रा स्टेट सप्लाई है। निकाल दूं क्या मैं आपके पास? सर करा दो, चलो करते हैं। सबसे पहला काम कैलकुलेशन कर लेते हैं ऑफ आउटपुट टैक्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट टैक्स की। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सबसे पहले आपने जो डीएसए की सर्विस दी है, डीएसए की जो आपने सर्विस दी है वो सर्विस कैसी है? सर वो सर्विस आपके पास इंट्रा है। 2.5 लाख रुपए की इंट्रा सर्विस है। 2.5 लाख रुपए की आपके पास इंट्रा सर्विस है। 2,50,000 पे 9% आपको देके चलना पड़ेगा। 250 का 9%, सर 250 का 9% इज 22,500 का सीजीएसटी, 22,500 का एसजीएसटी। इसके बाद ये वाला ट्रांजैक्शन हमने कर लिया। इसके बाद ये वाला आपका एग्जेम्प्ट है। ये आपके पास इनवर्ट सप्लाई है, इसका आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, ये आपके पास सप्लाई ही नहीं है। इसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात कर लेते हैं। 1 लाख रुपए का इंट्रा है। परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात कर लेते हैं। ट्रेनिंग एंड अप्रेजल वाली, ट्रेनिंग एंड अप्रेजल वाली। ट्रेनिंग एंड अप्रेजल में जो हमने बाबू कोन्स को दी है, 1 लाख रुपए की सर्विस है। 9% के हिसाब से 9,000 और 9,000। इसके बाद जो हमने रजिस्टर्ड व्यक्ति को दी थी वो 3 लाख रुपए की सर्विस थी। उस पे 18% के हिसाब से हमको देना है 54,000। ठीक है। इस वाली पे ये आईजीएसटी थी, 54 आ गया। ये आपके पास सीजीएसटी, एसजीएसटी में कवर हो गई। ये वाला पॉइंट भी आपने टेकअप कर लिया, राइट। अब आपके पास सारे पॉइंट्स टेकअप हो चुके हैं। ये आपके पास इनवर्ट सप्लाई है जिसपे आपको आरसीएम पे टैक्स देना है। तो आपका आउटपुट टैक्स निकल कर आ चुका है। 31,500 प्लस 54। अब जो आपकी इनवर्ट सप्लाई है उसका आपको आईटीसी मिलेगा। आईटीसी मिलेगा जो आपने रेंट पे करा है। आपको आईटीसी मिलेगा जो आपने रेंट पे करा है। रेंट पेड। आपने 25,000 का रेंट पे करा है इंट्रा में। 25,000 का रेंट पे करा है इंट्रा में, तो आपको 25,000 का 9% का आईटीसी मिलेगा। 25,000 का 9% इज 2250। आपको 2250 का आईटीसी मिल जाएगा। सीजीएसटी में से और एसजीएसटी में से आईटीसी मिल जाएगा। ये आपके पास इनवर्ट सप्लाई है ना, इनवर्ट सप्लाई का आईटीसी मिल जाता है। तो आपके पास नेट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई? सर आपके पास नेट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आ गई 31,500 माइनस 2250, 29,250 एंड 54,000। इसके बाद आपको एक बात मैंने क्लास में बताई थी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का जो टैक्स होता है वो हमेशा हमें कैश में पे करना पड़ता है। तो इनवर्ट सप्लाई का जो आरसीएम वाला टैक्स है वो हमारी नेट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जाके ऐड हो जाएगा। पहले आईटीसी मिलेगा, बाद में जाके ऐड भी हो जाएगा। दो काम होते हैं हमेशा। जो इनवर्ट सप्लाई होती है आरसीएम वाली, हमेशा उसके दो ट्रीटमेंट होते हैं। ट्रीटमेंट नंबर 1, पहले आप उसका आईटीसी क्लेम करते हो। ट्रीटमेंट नंबर 2, आपकी नेट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जाके वो ऐड हो जाता है, क्योंकि आरसीएम वाला जो टैक्स होता है वो आपको हमेशा कैश में पे करके चलना पड़ता है। तो आपके पास 31,500 और 54,000। आपके पास क्वेश्चन में कोई भी ओपनिंग बैलेंस आईटीसी का नहीं था, तो दिस इज द कैश पेबल जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से देना पड़ेगा। दिस इज जीएसटी पेबल इन कैश। आपके पास 31,500 एंड 54,000। तो अगर आप देखोगे तो पहले आपको आईटीसी मिला है,
पहले आपको आईटीसी मिला है, नेट जीएसटी लायबिलिटी आई है, नेट जीएसटी लायबिलिटी में वापस से रिवर्स चार्ज वाला टैक्स ऐड करा है। क्यों? क्योंकि रिवर्स चार्ज वाला टैक्स जो होता है वो हमेशा कैश में पे करा जाता है, उसको पे करने के लिए आप आईटीसी को यूज नहीं कर सकते। ठीक है सर, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत लप्पू सा क्वेश्चन है अगला वाला, बहुत लप्पू सा क्वेश्चन है अगला वाला। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मेसर्स सस्ता बाजार डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ द पेमेंट ऑफ जीएसटी। हमें टाइम ऑफ सप्लाई बतानी है। इट इशूड अ कूपन वर्थ ऑफ ₹2000 redeemable against purchase of specific plastic item। परचेस ऑफ स्पेसिफिक प्लास्टिक आइटम मतलब इशू करते वक्त हमको पता था कि इसका रिडम्पशन किसके अगेंस्ट पे होगा। इशू करते वक्त हमको पता था कि इसका रिडम्पशन किसके अगेंस्ट पे होगा। तो अगर हमें पहले से पता है कि रिडम्पशन किसके अगेंस्ट पे होगा, तो वहां पर आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई बनता है वो बनता है डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, वाउचर इशू 20 जून को हुआ है और रिडीम 31 जुलाई को हुआ है, लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगी? टाइम ऑफ सप्लाई बनेगी 20 जून। हमने कूपन इशू किया है 1 अगस्त को 3000 रुपए का, रिडीमेबल है अगेंस्ट परचेज ऑफ एनी आइटम, कुछ भी खरीदा जा सकता है। सस्ता बाजार एक तरीके का ग्रोसरी स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर है। डिपार्टमेंटल स्टोर में काफी सारे आइटम्स मिलते हैं, तो कुछ भी खरीदा जा सकता है। फॉर द परचेज ऑफ एनी आइटम, अगर किसी भी आइटम के लिए खरीदा गया है तो मतलब हमें पहले से नहीं पता कि इसका पर्पस क्या है। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। रिडम्पशन कब हुआ है? हमने इसको रिडीम करा है 18 अगस्त को, तो 18 अगस्त विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। हमको इंटरेस्ट मिला है 10,000 का फॉर द लेट पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर ऑन 11th नवंबर फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स विच वॉज ओरिजिनली मेड ऑन 24th जुलाई। तो अगर आपको लेट पेमेंट की वजह से इंटरेस्ट मिलता है, पेनल्टी मिलती है, फीस मिलती है, तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई बनता है डेट ऑफ रिसीट। जिस दिन आपको ये इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, फाइन रिसीव होता है, ये आपके पास टाइम ऑफ सप्लाई बनती है, यानी कि 11 नवंबर। तो पहले वाले केस में 20 जून, पहले वाले केस में आपके पास आएगा 20 जून, पहले वाले केस में आएगा 20 जून, दूसरे वाले केस में आएगा 18 अगस्त और तीसरे वाले केस में आएगा 11 नवंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विद रेफरेंस टू द जीएसटी लॉ डिटरमाइन करना है हमको प्लेस ऑफ सप्लाई विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस लगा के चलने हैं। कनिका ऑफ कलकत्ता विजिटेड जोधपुर लॉ यूनिवर्सिटी एंड पेड हर कॉलेज फीस बाय परचेजिंग द डिमांड ड्राफ्ट फ्रॉम अ बैंक लोकेटेड इन द यूनिवर्सिटी कैंपस। ठीक है, मिस कनिका डिड नॉट हैव एनी अकाउंट विद द बैंक। अगेन सेक्शन नंबर 12 लगेगा। बैंकिंग कंपनीज के केस में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के केस में, अगर आपके पास कस्टमर का एड्रेस अवेलेबल है, अगर आप अपने अकाउंट होल्डर को सर्विस दे रहे हो, तो उस केस में जो सर्विस रिसिपिएंट की लोकेशन होती है वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनती है। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है, सर्विस रिसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में जहां पर सर्विस दी गई है वो जगह प्लेस ऑफ सप्लाई बनती है। तो यहां पर कनिका का उस बैंक में अकाउंट नहीं है, यानी कि कनिका इज नॉट द अकाउंट होल्डर विद द बैंक। कनिका का एड्रेस बैंक के पास अवेलेबल नहीं होगा, कनिका ने कैश पेमेंट करके बैंक से डीडी बनवा लिया होगा। तो ऐसे केस में आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा वो बनेगा लोकेशन ऑफ बैंक। लोकेशन ऑफ बैंक कहां है? जोधपुर। तो पहले वाले केस में आपके पास प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगी? जोधपुर। क्या बोल रहा है? द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज इज द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस।
नॉर्मली क्या होता है, सर्विस रिसिपिएंट की जो लोकेशन होती है वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनती है, जो एज पर रिकॉर्ड्स ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर हो। अब रिकॉर्ड्स ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर कब होगा, जब आपने उनके पास अकाउंट खुलवाया होगा, केवाईसी होती है। आप जब बैंक में अपना अकाउंट खुलते हो तो केवाईसी होती है, आपका आधार आपका पैन लिया जाता है। सिमिलरली किसी भी स्टॉक ब्रोकर के पास अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हो तो वो भी आपका पैन लेता है, आपका आधार लेता है, आपकी केवाईसी होती है। तो केवाईसी से आपका एड्रेस उसके पास पहुंच जाता है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई बनती है आपकी लोकेशन। लेकिन अगर आपकी लोकेशन उसके पास अवेलेबल नहीं है तो उस केस में जो सर्विस प्रोवाइडर की लोकेशन होती है वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाती है। तो ऐसे केस में कनिका का अकाउंट नहीं था, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन रही थी, लोकेशन ऑफ बैंक, यानी कि राजस्थान जोधपुर। ठीक है। इसके बाद मीजू मशीन लिमिटेड एक रजिस्टर्ड व्यक्ति है इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, सप्लाई करते हैं मशीन टू कियान विंड फार्म्स लिमिटेड, रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक। हाउ एवर दिस मशीन वॉज असेंबल्ड एंड इंस्टॉल्ड एट द विंड मिल ऑफ द कियान विंड फार्म्स विच वॉज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो अगर आप गुड्स सप्लाई करते हो और उस गुड्स के सप्लाई में इंस्टॉलेशन इन्वॉल्व होती है, असेंबली इन्वॉल्व होती है, तो जहां पर आपके गुड्स का इंस्टॉलेशन हुआ है, जहां पर आपके गुड्स को असेंबल किया गया है, मशीन को असेंबल किया गया है, दैट प्लेस विल बिकम द प्लेस ऑफ सप्लाई। यहां पे आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब जो सेलर है, जो सप्लायर है, वो आंध्र प्रदेश का है और जो रिसिपिएंट है वो कर्नाटक का है। सप्लायर आंध्र प्रदेश का है, रिसिपिएंट कर्नाटक का है, लेकिन क्योंकि मशीन इंस्टॉल करी गई है आपके पास तमिलनाडु में, तो यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या बनेगी, आपकी तमिलनाडु। If the supply involves the goods which are to be installed or assembled at site, the place of supply shall be the place of such installation or assembly. तो हमारे केस में यहां पर आपके पास तमिलनाडु will be the place of supply. सिंपल है, राइट? इसके बाद अगला क्वेश्चन निकल कर आता है, क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट। हैप्पी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एक रजिस्टर्ड बिल्डर है अंडर द जीएसटी। ये एक रजिस्टर्ड बिल्डर है अंडर द जीएसटी इन बेंगलुरु कर्नाटक, हैज गॉट द परमिशन टू बिल्ड 5 फ्लोर्स फ्रॉम द म्युनिसिपल प्रोजेक्ट्स फॉर वन ऑफ इट्स प्रोजेक्ट एट सूरज नगर। ठीक है, तो ये कौन है, बिल्डर है। हैप्पी कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड एक बिल्डर है और इनको परमिशन मिल गई है कि ये 5 फ्लोर्स की एक बिल्डिंग बना सकते हैं, कहां पर, सूरज नगर में। ओके। आदित्य कंस्ट्रक्शन एक नेबरिंग हाउस प्रोजेक्ट है, अप्रोच दी हैप्पी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड टू डिस्कस रिगार्डिंग द ब्लॉकेज ऑफ सनलाइट इशू अराइजिंग आउट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 फ्लोर्स एंड आस्क्ड टू बिल्ड ओनली 3 फ्लोर्स फॉर विच 20 लाख वॉज ऑफर्ड एज अ कंपनसेशन। तो बाजू में ही एक और बिल्डर आदित्य कंस्ट्रक्शंस, ये अपनी बिल्डिंग बना रहा था। ये कहता है कि सर अगर आपने 5 फ्लोर की बिल्डिंग बना दी तो हमारी सोसाइटी में, हमारे बिल्डिंग प्रोजेक्ट पे सनलाइट का इशू आ जाएगा। तो आदित्य कंस्ट्रक्शंस हैप्पी कंस्ट्रक्शंस को हैप्पी होके खुशी खुशी क्या कर रहा है, 20 लाख रुपीस ऑफर करता है कि भैया आप एक काम करो, आप 5 फ्लोर्स ना बनाकर आप 3 फ्लोर बनाओ। इसके लिए 20 लाख रुपीस ऑफर करे जाते हैं और हैप्पी कंस्ट्रक्शंस इस बात के लिए एग्री कर जाता है। अब सर हमें याद आ रहा है शेड्यूल 2, कुछ ना करने के लिए, एग्रीइंग टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, एग्रीइंग टू डू एन एक्ट, एग्रीइंग टू टॉलरेट एन एक्ट फॉर अ कंसिडरेशन शैल बी कंसीडर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। यहां पर हम खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है भाई, आप मुझे 20 लाख रुपए दे रहे हो तो मैं अपने आप को रिफ्रेन कर रहा हूं, मैं अपने आप को रोक रहा हूं, 5 फ्लोर्स बनाने की जगह 3 फ्लोर्स बना दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। तो यहां पर हैप्पी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एग्रीड टू द ऑफर। इट मे बी नोटेड दैट आदित्य कंस्ट्रक्शन इज नॉट रेडी टू पे एनी फर्दर अमाउंट टू हैप्पी कंस्ट्रक्शन इन एडिशन टू द अमाउंट ऑलरेडी एग्रीड। तो ये जो 20 लाख रुपीस दिए गए हैं ये फुल एंड फाइनल है, इसके अलावा और कोई पैसा आदित्य हैप्पी को नहीं देगा, यानी कि इसी अमाउंट में जीएसटी भी इंक्लूडेड है। आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है लीगल प्रोविजन क्या है और आपको बताना है कि अगर ये टैक्सेबल है तो जीएसटी वैल्यू क्या निकल कर आएगी। तो लीगल प्रोविजन तो मैंने आपको समझा दिया, शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है 20 लाख रुपीस फुल एंड फाइनल पेमेंट है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है।
इसमें 18% का जीएसटी इंक्लूडेड रहेगा। जीएसटी को बाहर निकाल लेते हैं। 20 लाख को 118 से डिवाइड करके 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास जीएसटी की फिगर आएगी 3,05,085 रुपीज की। जीएसटी की फिगर आ जाएगी 3,05,085 रुपीज की। तो आपके पास सीजीएसटी एसजीएसटी लगना है, इसका आधा आपके पास सीजीएसटी हो जाएगा, इसका आधा आपके पास एसजीएसटी निकल कर आ जाएगा। ठीक है। एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टू टॉलरेट एन एक्ट, टू डू एन एक्ट, इसको स्पेसिफिकली डिक्लेयर किया गया है सप्लाई ऑफ सर्विस शेड्यूल 2 के अंदर। हैप्पी कंस्ट्रक्शंस ने 20 लाख रुपए लिए हैं और इस बात के लिए एग्री करा है कि वो केवल 3 ही फ्लोर बनाएगा। तो यहां पर एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट है, यहां पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। तो यहां पर क्या होने वाला है बेटा, यहां पर इसे इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मान लिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आपके पास राउंड ऑफ कर दिया जाएगा इन फिगर्स को। ये जो आपके पास निकल कर आ रहा है, मैंने 18 से डिवाइड कर दिया है। आप चाहो तो इसे डायरेक्टली 9 से डिवाइड करके सीजीएसटी और एसजीएसटी की फिगर निकाल लो। आप डायरेक्टली सीजीएसटी और एसजीएसटी की फिगर निकाल लो। 20 लाख को 109 से डिवाइड करके 9 से मल्टीप्लाई कर लो। हाँ, 20 लाख को डिवाइडेड बाय 109 इंटू 9, 1,65,138 आ रहा है। ठीक है, इन्होंने यहां पे क्या किया है, अच्छा ठीक है, मैं गलत कर रहा हूं। आप इसको वैसे ही करो, 20 लाख इंटू 18 डिवाइड बाय 118। नीचे 9 से डिवाइड नहीं होगा, नीचे से 18 से ही डिवाइड होगा। 20 लाख इंटू 18 डिवाइड बाय 118, ये आपके पास आ रहा है 3,05,084.74। अब इसको आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय 2। सीजीएसटी आएगा 1,52,542, 1,52,542.37। एसजीएसटी आएगा 1,52,542.37। ठीक है, ओके रिपोर्ट। आगे क्या कहता है, द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मेसर्स मंगल एंड कंपनी, एक रजिस्टर्ड पर्सन है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 का पिछले साल का टर्नओवर इनका 8 करोड़ का था। इट अप्रोचेज यू एज अ जीएसटी कंसल्टेंट फॉर द इशू ऑफ ई इनवॉइसिंग। सर, ई इनवॉइसिंग की जो लिमिट है वो 5 करोड़ की है। 2017-18 के बाद किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, 17-18 के बाद किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 2022-23 तक अगर किसी भी साल में आपका टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड करता है तो उस केस में आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन लग जाएंगे। तो ऐसे केस में मंगल के ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। 17-18 ऑनवर्ड्स किसी भी साल अगर आपका टर्नओवर ग्रेटर देन 5 करोड़ है, मतलब 5 सीआर को एक्सीड करता है, तो आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस लग जाएंगे। तो यहां पे मैंडेटरी है मंगल के लिए ई इनवॉइसेस को इशू करना। फिर कहता है कि लिस्ट आउट करो ऐसी एंटिटीज जो एग्जेम्प्ट करी गई हैं फ्रॉम द ई इनवॉइसिंग। ऐसे कौन से लोग हैं जिनको ई इनवॉइसिंग नहीं करनी है, तो सर जो SEZ होता है उसको ई इनवॉइसिंग नहीं करनी होती है, जो आपके पास बैंकिंग कंपनीज होती हैं उनको नहीं करनी होती है, जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उनको नहीं करनी होती है, जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी होती है उनको नहीं करनी होती है, जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देता है उसको नहीं करनी होती है। सर जो लोग सिनेमा हॉल वगैरह चलाते हैं, मल्टीप्लेक्स स्क्रीन चलाते हैं, इनको नहीं करनी होती है। और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं इनको नहीं करनी होती है। रट लेना, हर बार इसी तरीके का क्वेश्चन निकल कर आता है कि किसको ई इनवॉइसिंग नहीं करनी। इसको एक बार रट लेना कि कौन कौन ई इनवॉइसिंग से एग्जेम्प्ट करे गए, कौन कौन लोग ई इनवॉइसिंग से एग्जेम्प्ट करे गए। अगला क्वेश्चन 10th का ए पॉइंट, रामलाला एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड इन दिल्ली is engaged in the supply of interior decoration services to Andhra Bhavan located in Delhi. Service contract is entered into with Government of Andhra Pradesh
registered in Andhra Pradesh, total contract value inclusive of GST is 15,50,000 and the payment for the same is due in October 23. You are required to determine the amount of tax if any to be deducted. TDS के प्रोविजन की बात हो रही है, सेक्शन नंबर 51. सेक्शन नंबर 51, सेक्शन नंबर 51 में TDS का रेट कितना होता है? 2%. अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी होती है सर? अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख रुपए को एक्सीड करती है, अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख रुपए को एक्सीड करती है तो 2% का TDS काटना होता है सेक्शन नंबर 51 के अंदर, जिसमें 1% CGST का होता है और 1% आपका SGST का होता है. इफेक्टिव रेट जो निकल कर आता है वो आपके पास 2% का निकल कर आता है. सिमिलरली अगर ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट है तो 2% का आप IGST काटते हो, राइट? अच्छा, अब यहां पर आपको ये पहले आइडेंटिफाई करना है कि सर्विस प्रोवाइडर किधर का है. सर्विस प्रोवाइडर किधर का है सर? सर्विस प्रोवाइडर दिल्ली का है, रामलल्ला दिल्ली का है. सर्विस रिसिपिएंट किधर का है सर? सर्विस रिसिपिएंट गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश है, वो आपके पास आंध्र प्रदेश की है, तो सर्विस रिसिपिएंट आपका आंध्र प्रदेश का है. अब आपको यह देखना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई किधर की है. आपको यह देखना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई आपके पास किधर की निकलकर आ रही है. अब जरा ध्यान से देखेंगे तो सर ये सर्विस जो रिलेटेड है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है. इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है. यहां पर सेक्शन 12 कहता है कि जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी वहीं पे प्लेस ऑफ सप्लाई होगा. इमूवेबल प्रॉपर्टी है आंध्र भवन लोकेटेड इन दिल्ली, तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या होगा? दिल्ली होगा. अब मेरी बात को ध्यान से समझो, ये ट्रांजैक्शन कौन सा है? ये ट्रांजैक्शन है आपके पास, ये ट्रांजैक्शन है आपके पास इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन. ये ट्रांजैक्शन है आपके पास इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन. अब प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना, प्लीज मेरी बात को यहां पर ध्यान से सुनना. अगर ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, अगर ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है और सर्विस रिसिपिएंट उस स्टेट में नहीं है जहां पर ये प्लेस ऑफ सप्लाई बन रही है, तो ऐसे केस में TDS के प्रोविजंस आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते. हमने एक ऐसा पॉइंट पढ़ा था क्लास के अंदर कि कब आपका TDS डिडक्ट नहीं होगा, कब ऐसा आपका TDS डिडक्ट नहीं होगा. No TDS shall be deducted if the location of supplier and the place of supply is in a state or a UT which is different from the state or the UT of the registration of the recipient. मतलब सर्विस रिसिपिएंट दूसरे स्टेट का है, सर्विस रिसिपिएंट दूसरे स्टेट का है, सर्विस प्रोवाइडर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही स्टेट की है. अगर सर्विस प्रोवाइडर की लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम है, प्लेस ऑफ सप्लाई सेम है, यानी कि ट्रांजैक्शन अगर इंट्रा स्टेट है, ट्रांजैक्शन अगर इंट्रा स्टेट है लेकिन सर्विस रिसिपिएंट उस स्टेट का नहीं है, सर्विस रिसिपिएंट उस स्टेट का नहीं है. अगर सर्विस रिसिपिएंट भी दिल्ली का होता तो कोई प्रॉब्लम ना होती, TDS कट जाता. लेकिन सर्विस रिसिपिएंट क्योंकि दूसरे स्टेट का है तो यहां पर TDS नहीं कटेगा. अब आप कहेंगे सर क्या प्रॉब्लम है, TDS क्यों नहीं कटेगा? आप कहेंगे सर क्या प्रॉब्लम है, TDS क्यों नहीं कटेगा? काट दो ना TDS. क्यों TDS नहीं कटेगा? इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि यहां पर एक तो CGST लगना है और यहां पे SGST लगना है दिल्ली का. यहां पर SGST लगना है दिल्ली का. जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश है वो आंध्र प्रदेश में रजिस्टर्ड है, वो SGST अगर काटेगी तो वो आंध्र प्रदेश का SGST काटेगी, वो दिल्ली का SGST नहीं काट सकती. दिल्ली का SGST कौन चार्ज करेगा? जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है. अगर प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली की बन रही है, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली की बन रही है, सर्विस प्रोवाइडर अगर दिल्ली का है, ट्रांजैक्शन अगर विद इन द स्टेट है, तो दिल्ली गवर्नमेंट को SGST मिलना चाहिए, दिल्ली गवर्नमेंट को SGST मिलना चाहिए.
आंध्र प्रदेश में रजिस्टर्ड व्यक्ति अगर टीडीएस काटेगा तो वो एसजीएसटी आंध्र प्रदेश का काटेगा, जो कि नहीं कट सकता। कट किसका सकता है? एसजीएसटी दिल्ली का। इन शॉर्ट आपको क्या समझ के चलना है? इन शॉर्ट आपको यह समझ के चलना है कि ट्रांजैक्शन अगर इंट्रास्टेट है, ट्रांजैक्शन अगर इंट्रास्टेट है, लेकिन जो सर्विस रिसिपिएंट की लोकेशन है वो डिफरेंट है। ट्रांजैक्शन इंट्रास्टेट है और सर्विस रिसिपिएंट की लोकेशन डिफरेंट है, तो ऐसे केस में आपके पास कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो वही चीज यहां पर निकल कर आएगी कि भाई यहां पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन कहता है विल योर आंसर बी डिफरेंट, कि रामलला एंटरप्राइजेस अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में है, रामलाला अगर कॉम्पोजिशन में, तो क्या आपका आंसर बदल जाएगा? नहीं, हमारा आंसर सेम रहेगा। यहां पर अब भी कोई टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसके बाद अगला पॉइंट निकल कर आता है, सर आपको बताना है इंप्लीकेशन ऑफ जीएसटी ऑन द सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस एट द सिनेमा हॉल। मूवी आप देखने जाते हो तो वहां पे पॉपकॉर्न मिलती है, पेप्सी मिलती है, मतलब कोल्ड ड्रिंक आपको मिलती है, वहां पर आपको बर्गर भी मिल जाता है आज की डेट में, पिज्ज़ा भी मिल जाता है आज की डेट में, सैंडविचेस भी मिल जाते हैं, नाचोस भी मिल जाते हैं ना। तो आप जब मूवी देखने जाते हो तो वहां पर आपके पास ब्रेक पे, जब पिक्चर हाफ हो जाती है, मूवी हाफ हो जाती है, इंटरवल होता है, तो इंटरवल में आपके पास फूड एंड बेवरेजेस आपको सप्लाई करे जाते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर एक सर्कुलर आया है, इसके ऊपर एक सर्कुलर आया है कि लेट्स से सर्कुलर आया है। सर्कुलर कहता है कि सर जो कस्टमर है उसने टिकट सेपरेटली बुक करी है, कस्टमर है उसने सेपरेटली टिकट बुक करी है और सेपरेटली उसने पॉपकॉर्न वगैरह खाया है। फूड एंड बेवरेजेस के लिए उसने सेपरेटली पे करा है, राइट। टिकट पहले बुक कर ली, मूवी देखने गया, इंटरवल हुआ, जो मन किया तब खा लिया, मतलब टिकट का पैसा अलग से दिया, फूड एंड बेवरेज का पैसा अलग से दिया। अगर सेपरेटली दोनों पैसे दिए जा रहे हैं, सेपरेटली अगर दोनों पैसे दिए जा रहे हैं, तो उस केस में हम फूड एंड बेवरेज को एक तरीके की रेस्टोरेंट सर्विस मान के चलेंगे। लेकिन अगर कस्टमर ने अगर एक साथ बुकिंग के टाइम ही, टिकट बुक करते टाइम ही उसने फूड एंड बेवरेज भी बुक कर दिया, टिकट बुक करते टाइम ही अगर उसने फूड एंड बेवरेज भी बुक कर दिया, तो यहां पर इसे कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा। और यहां पर आपके पास जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो सिनेमा की है, तो हम इसके ऊपर सिनेमा वाला जीएसटी एप्लीकेबल कर देंगे। तो क्या कहता है कि सर ईटिंग जॉइंट इज अ वाइड टर्म विच इंक्लूड्स रिफ्रेशमेंट और ईटिंग स्टॉल, कायोस्क, काउंटर्स, रेस्टोरेंट्स एट सिनेमा ऑल्सो। The cinema operator may run these refreshment or eating stall, kiosk, counters, restaurants themselves, or they may give it to the contract to the third party. Customer may like to avail the services supplied by these refreshment snack counters or choose not to avail these services. मतलब कस्टमर की मर्जी है कि उसे अवेल करना है कि उसे अवेल नहीं करना। Further, cinema operator can also install the vending machines or supply any other recreational services through the coin-operated machines which a customer may or may not avail. तो यहां पर वेंडिंग मशीन्स क्या होती है? जहां पे पैसा डालो और आपके पास खाने पीने का सामान बाहर आ जाता है। कोल्ड ड्रिंक की वेंडिंग मशीन हो सकती है, चिप्स की वेंडिंग मशीन हो सकती है। आजकल वहां पे पेटीएम का स्कैनर लगा रहता है, पेटीएम से पे करो तो आपके पास वो चीज बाहर निकल कर आ जाती है, राइट। तो इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड वाइड सर्कुलर आया है। सर्कुलर ने क्लैरिफिकेशन दिया है, कहता है कि हम फूड एंड बेवरेजेस को रेस्टोरेंट सर्विसेज की तरह मान के चलेंगे अगर फूड एंड बेवरेजेस को सप्लाई किया गया है बाय वे ऑफ और एज अ पार्ट ऑफ सर्विस एंड सप्लाइड इंडिपेंडेंट ऑफ सिनेमा एग्जीबिशन सर्विस। सिनेमा एग्जीबिशन सर्विस अलग है, फूड एंड बेवरेजेस अलग है। लेकिन अगर हमने सेल करी है सिनेमा टिकट एंड सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस आर क्लब्ड टुगेदर, एक साथ बंडल बना दिया है, तो इसे कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा और एंटायर सप्लाई के ऊपर हम सिनेमा वाला जीएसटी एप्लीकेबल कर देंगे, क्योंकि वो हमारे पास प्रिंसिपल सप्लाई है।
तो इंपॉर्टेंट एजेंडा क्या है कि सर आपने टिकट अलग से ली और खाना पीना अलग से खाया, तो टिकट का जीएसटी सिनेमा वाला लग जाएगा और खाने पीने में रेस्टोरेंट वाला जीएसटी लग जाएगा। लेकिन अगर आपने टिकट बुक कराने के साथ साथ फूड एंड बेवरेज भी बुक करा दिया, टिकट बुक कराने के साथ साथ फूड एंड बेवरेज भी बुक करा दिया, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज कंपोजिट सप्लाई और पूरे के ऊपर सिनेमा वाला जीएसटी जो है बेटा जी वो आपके पास एप्लीकेबल हो जाएगा। राइट एवरीवन? और आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारा जीएसटी भी रिवाइज हो गया है, आरटीपी हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल।